हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात की थी। तो हमने कुछ बेसिक नॉलेज लिया था, जैसे कि केमिकल चेंज क्या होते हैं और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। भाई फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही बदलती है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज के अंदर, तो केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। फिर हमने बात की थी कि केमिकल चेंज जो होते हैं सराउंडिंग में, उनको हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में स्टडी करते हैं। अब हम कुछ बेसिक नॉलेज जो अपन ने पढ़ा था पहले भी, कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। भाई जिनमें केमिकल चेंज होते हैं वो तो रिएक्टेंट होंगे, और जो केमिकल चेंज के रिजल्ट हैं वो क्या होंगे, प्रोडक्ट। फिर हमने क्या किया कि केमिकल रिएक्शंस को हमने शॉर्ट एब्रीवेशन में, जैसे कि सामने हम देख पा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड ना लिखकर हम क्या लिख रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaO प्लस H2O एरो मार्क CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना वो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। फिर हमने केमिकल इक्वेशन की दो टाइप पढ़े, एक था स्केलेटल और एक क्या था, बैलेंस्ड। अगर देखो सामने, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ एटम का नंबर सेम होता है तो वो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर वो नंबर डिफरेंट है, अगर आप मतलब अलग अलग है, तो वो क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि कैसे हम स्केलेटल जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये जरूरी क्यों है कि स्केलेटल को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करें। क्योंकि हम एक लॉ पढ़ते हैं और वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि केमिकल रिएक्शन के पहले भी और केमिकल रिएक्शन के बाद भी जो मास है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर स्केलेटल के अंदर हम देखते हैं कि अगर नंबर ही सेम नहीं होगा तो ये जो लॉ है वो फॉलो नहीं होगा। तो हम उस लॉ को ओबे करवाने के लिए, फॉलो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या बात कर रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, एग्जाम्पल की बात भी करेंगे, लेकिन एक बार इनको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, जो हमारा पहली केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन है, या वी कैन से एडिशन रिएक्शन। जो पहली हमारी रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। देखो आप इसको सिंपल बोल सकते हो कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स, जरूरी वर्ड है एक कॉम्प्लेक्स, अगर ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा सिंपलर रिएक्टेंट या सिंपलर सब्सटेंस कह सकते हो, लेकिन हम मोर साइंटिफिक वे में जा रहे हैं, टू और मोर सिंपलर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर सिंपल सी बात करते हैं हम कि दो तीन चार सिंपल सिंपल से सब्सटेंस मिलेंगे और कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में लग रहा है कि एडिशन है या कॉम्बिनेशन। जो बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया है वो क्या रखा है उसने, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम, जो कॉमन नेम है, बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कॉमन नेम से। क्विक लाइन, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम, मतलब CaOH होल ट्वाइस। तो देखो आप इस एग्जाम्पल के अंदर कि CaO एक सिंपल रिएक्टेंट है, H2O एक सिंपल रिएक्टेंट है, और ये कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल भी हमारे एनसीईआरटी ने दिए हैं, उनको भी हम देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो बर्निंग ऑफ कोल। देखो सिंपल सी बात, कार्बन यानी कोयला, कोयले को अगर आप जलाते हो तो अगर जल रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और आप देखते हो कि वहां पर जो धुआं है, स्मोक बनता है, यस और नो। तो अगर हम बात करें क्या है ये, कार्बन, दिस वन इज ऑक्सीजन, दो सिंपलर रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। और भी एग्जांपल दिए है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, तो उन्होंने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का, और क्या बनाया है,
वाटर। तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शन, जो क्या है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बात कर रहे हैं हम? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, थर्म का मतलब होता है हीट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर थर्म मतलब हीट का एक्सो एग्जिट हो, तो हम सिंपल बात बोलते हैं ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ में। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, में हम जब कोयले को जला रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो कार्बन प्लस O2 क्या था? CO2। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जलाने के साथ में आप कुछ हीट को, उस वार्मनेस को फील करते हो। तो अगर प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी भी निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है, तो इन दैट केस द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कुछ एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी ने। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखो कुछ भी बर्न होता है, ये अगर हम बात करें लकड़ी भी बर्न हो रही, कुछ भी, तो जो एग्जांपल दिया है वो है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। देखो बर्निंग मतलब सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ही होगा। तो मीथेन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो प्रोडक्ट बन रहा है, CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, लेकिन इन प्रोडक्ट के साथ में हीट भी लिबरेट इवॉल्व हो रही है। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। साथ में एक एग्जांपल और दिया है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। देखो ऐसी बात है कि कुछ भी जो भी डिकम्पोज हो रहा है, हम देखते हैं कि भाई जो पत्तियां होती है, लीव्स वगैरह होती है, अगर उनकी बात करें तो वहां सिंपल सी हम बात क्या बोलते हैं इसके अंदर, कि जो लीफ वगैरह है या कुछ भी पील्स है, कुछ भी वेजिटेबल्स है, अगर वो डिकम्पोज हो रही है, क्या हो रही है वो? डिकम्पोज। तो उसमें एनर्जी निकलती है, और अगर एनर्जी निकलती है तो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने पीछे दिया है वो क्या है? रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। अब मेरी बात सुनो, रेस्पिरेशन हम बोलते हैं कि भाई O2 का लेना CO2 का, नहीं। रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। क्या होना? एनर्जी का प्रोडक्शन। अब आप बताओ, आपने एक लाइन सुनी होगी बहुत बचपन में कि वाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं? तो आपका आंसर क्या आता है? फॉर एनर्जी। तो एनर्जी कैसे? जो हमने खाना खाया, फिर वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में वो सेल के पास जाता है, और आप तो पढ़ के आए हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो कुल मिलाकर जो भी आपने खाया है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। भाई आपने ग्लूकोज खाया है, जो भी खाया है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज से एनर्जी लिबरेट करता है। तो ग्लूकोज गया है मतलब C6H12O6 गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स, तो बनता है CO2H2O एंड एनर्जी। और हम इसी एनर्जी के लिए तो रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बिना एनर्जी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। तो सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, ग्लूकोज जो हमने फूड के थ्रू खाया है, कंबाइन विद ऑक्सीजन, वो मिलता है ऑक्सीजन से है, एंड एनर्जी लिबरेट होती है जो हमारे बॉडी में ATP की फॉर्म में। देखो जो एनर्जी काम में आनी है वो आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है हमारी सेल उसको ATP को हम सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, उसको वो क्या करता है? स्टोर कर लेता है। तो देखो कुल मिलाकर ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी बाहर निकली कि नहीं निकली? तो अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूँ। हमने दो केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, जो आपको एक बार दोबारा से 2 मिनट में इसको रिकैप करना है। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब बहुत सिंपल है, दो या दो से ज्यादा सिंपल रिएक्टेंट या सब्सटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या प्रोडक्ट बना दिया जाए, उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और अगर हम बात करें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी बाहर निकल रही हो, हीट बाहर निकल रही हो, जैसे हम देखते हैं कि कोयला जलाने पर हीट बाहर निकलती है, पेट्रोल जलाओ तो हीट बाहर निकलती है,
डीजल, कुछ भी जलाने पर हीट बाहर निकलती है, तो हीट का बाहर निकलना इज नॉन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। चलो अब थर्ड पढ़ रहे हैं, डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत सिंपल पॉइंट है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? टूट जाना। यहाँ पर डिकम्पोज की बात नहीं कर रहे वेजिटेबल की, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डिकम्पोज मतलब टूट जाना। देखो एडिशन में क्या हुआ था, एडिशन में तो सिंपल 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 जुड़कर कॉम्प्लेक्स बन गए थे। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो टूटकर सिंपल बनाएगा। क्या बोल रहा हूं यहाँ पर मैं, कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है वो टूटकर सिंपल बनाएगा, जस्ट अपोजिट टू दी एडिशन रिएक्शन। तो वो टाइप की केमिकल रिएक्शन, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोल दो, टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट बनाएगा। देखो उल्टा है, वहां पर क्या हुआ था एडिशन के अंदर, कि सिंपल 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 जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स टूटकर सिंपल 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 प्रोडक्ट बनाएगा, इज नॉन एज डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने वो क्या दिया है, FeSO4। देखो एक ही है, क्या यहाँ पर एक ही है FeSO4, इसको आपने हीट दिया और हीट देने पर एक ही जो केमिकल है वो टूट गया, Fe2O3, SO2 और SO3। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टेंट है या सब्सटेंस बोल दो आप, तो क्या हो रहा है, अगर एक कॉम्प्लेक्स टूट गया सिंपल के अंदर तो वो होता है डिकम्पोजिशन, और अगर सिंपल सिंपल जुड़कर कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। अब देखो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बात कर रहे हैं अपन, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब देखो आपने बोला कि डिकम्पोज हो गए, आपने ये बोला कि टूट गए, तो अपने आप तो टूटते नहीं है, अपने आप तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, तो इनको तोड़ने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी केमिकल जब टूटता है तो अपने आप नहीं टूटता है, अपने आप नहीं टूटता है, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अब आपने एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड किए, उस बेसिस पर हमने डिसोसिएशन रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे कि पहले हम केवल नाम ही पढ़ लेते हैं, पहला है थर्मल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, और थर्ड क्या है, फोटोलाइटिक। देखो सिंपल सी बात है, डिसोसिएशन रिएक्शन तो है, और आप जानते हो कि व्हाट इज डिसोसिएशन रिएक्शन, सिंपल टूटना। अब देखो वो टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट को तोड़ रहे हो, बिल्कुल ये सेम लाइन जो अपन ने पहले पढ़ ली, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बिल्कुल अगर आपने हीट देकर तोड़ा है, अगर आपने हीट देकर तोड़ा है तो उसे बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। जो एग्जांपल दिया है हमारी एनसीईआरटी ने, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे, ये जो ट्रायंगल है वो बर्नर का साइन है, ये ट्रायंगल जो टूटेगा वो टूटता है CaO और CO2 के अंदर, और जो अपन ने एग्जांपल पहले पढ़ा था वो ही दोबारा, FeSO4 को आपने हीट प्रोवाइड की तो Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, कि अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो और किसकी हेल्प से कर रहे हो, हीट की हेल्प से, हीट प्रोवाइड करके, तो इट इज नॉन एज व्हाट, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। अब वही आप ब्रेक डाउन कर रहे हो और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप तोड़ रहे हो इनको और करंट की फॉर्म में तोड़ रहे हो, करंट जो है वो एनर्जी है आपकी, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलेंगे इसे अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे कि वाटर जो है, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में कि वाटर को तोड़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। देखो ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट इज जस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले हीट की प्रोवाइड में हमने हीट प्रोवाइड की तो इट इज सेड टू बी थर्मल, और अगर आपने प्रोवाइड की है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो इट इज सेड टू बी व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब बात कर रहे हैं हम थर्ड रिएक्शन, वो कौन सी है, फोटोलाइटिक। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइटिक LYTIC का मतलब होता है टूटना, और फोटो का मतलब क्या है, लाइट।
देखो सिंपल सी वही बात है कि आप कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे सिंपल में, वो तो वही बात हो गई, लेकिन बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट। अगर आप लाइट की हेल्प से अगर तोड़ते हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन। जो दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं जो हमें याद भी करने हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन जो है वो काम में आती है। अगर हम बात करें मेनली एजीबीआर वाली, वो काम आती है फोटोग्राफी के अंदर। देखते हैं अपन कि AgCl है, क्या है AgCl, उसको आपने सनलाइट में रखा तो क्या बन गया Ag एंड Cl2। वैसे ही अगर हम बात करें AgBr को आपने रखा सनलाइट में तो क्या बन गया Ag और Br। तो देखो हमने सिंपल सी बात की है कि डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है, टूटना होती है। टूटना है तो एनर्जी किस फॉर्म में दी है, अगर एनर्जी दी है आपने किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, तो वो थर्मल है। अगर आपने दी है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में तो इलेक्ट्रोलाइटिक है। और आपने अगर दी है लाइट की फॉर्म में तो इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन। तो हमने तीन रिएक्शन पढ़ ली है, दोबारा बोलेंगे। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, सेकंड है एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर निकलने वाली एनर्जी। थर्ड पढ़ा हमने डिसोसिएशन, और हम फोर्थ पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक। जैसे कि एक्सो की बात की थी हमने, तो एक्सो क्या था, एग्जिट। वैसे ही एंडो क्या होता है, एंट्री। क्या होती है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब, मैं सिंपल बोलूं, अगर वो एनर्जी उसको हम नहीं देंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी काम में ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोबारा बात कर रहा हूं यहां पर मैं कि एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व हुई थी, हीट बाहर निकली थी, और एंडोथर्मिक में हीट को आपने यूज किया है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो अगर हीट की एंट्री है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट की एग्जिट है तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जो एग्जाम्पल की बात की मैंने वो क्या है, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कैसे, देखो आपने बात की फोटोलाइटिक, तो आपने एनर्जी दी, हाँ ठीक है, एनर्जी का मोड अलग अलग पॉसिबल है। कभी आप सनलाइट दे रहे हो, कभी आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, कभी आप यहाँ पर हीट दे रहे हो, लेकिन तीनों ही केस में आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, हीट दे रहे हो। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो, अरे बोलो हाँ कि ना। वैसे ये टर्म जो है हम मेनली काम में लेते हैं हीट के लिए, तो थर्मल इज द बेस्ट आंसर। बाकी एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो ही रही है, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये तो अपन देखते ही हैं कि जो मोर पावरफुल इंसान होता है वो लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको वहां से हटाकर खुद वहां बैठ जाता है। हम देखते हैं लाइक पॉलिटिक्स में भी ये होता है कि दो नेता है, ठीक है, तो एक जो भी वीक होगा उसको रिप्लेस कौन कर देगा, जो पावरफुल होगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पावरफुल वर्ड काम में नहीं आता एटम के लिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये एटम आ गया, ये तो बहुत पावरफुल है, इसने धक्का दे दिया और वो मर गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ पर जो टर्म हम काम में लेंगे वो है रिएक्टिव। जो मोर पावरफुल है वहां अपन लेंगे क्या, मोर रिएक्टिव। तो वो केमिकल रिएक्शन जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, वहां से हटा देता है, इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम बात करें सिंपल टर्म में तो देखो बहुत तीन एग्जांपल दिए हैं। अब देखना, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर से तीनों ही एलिमेंट, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो आयरन हो, या वो लीड हो, तीनों ही एलिमेंट मोर पावरफुल है। तो आप देखो कि जिंक ने कॉपर को धक्का दिया और बाहर निकाल दिया, और खुद क्या बन गया, जिंक सल्फेट। ऐसे ही किसने क्या किया, आयरन ने भी कॉपर को बाहर निकाला, और क्या बन गया, खुद अफी ने उसकी जगह ले ली और कॉपर को बाहर निकाल दिया। और वैसे ही सेम काम किसने किया, पीबी ने, कि कॉपर को बाहर डिस्प्लेस किया और खुद उसकी जगह पर आ गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखता है, ऐसी क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो एग्जांपल दिए एनसीईआरटी ने, हमने वो बात भी कर ली। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बात कर रहे हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो आप
एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखो Na2SO4, Na2SO4 इसमें दो आयन है, एक तो हमारा Na और एक हमारा SO4। एक और हमारे पास रिएक्टेंट है BaCl2, एक आयन Ba है और Cl है। अब कुछ नहीं करना, आयंस का एक्सचेंज करना है। अभी Na के साथ में कौन है भाई, SO4। अब हम क्या करेंगे, इस Na को जोड़ देंगे Cl से और इस Ba को जोड़ देंगे SO4 से। भाई जहां पर पहले आप जानते ही हो कि भाई एक होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि Na Ba, नहीं, एक केटाइन और एक एनाइन, तो एक प्लस और एक माइनस। तो अब पहले क्या था मेरे पास NaSO4, अब क्या होगा Na और Cl, Na और Cl। और वैसे ही जो BaSO4 आ गया, अरे बोलो हाँ के ना। तो यहाँ पर ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि मैंने यहाँ पर एक एरो मार्क लगाया है नीचे की तरफ। अब देखो Na2SO4 पानी में घुलने वाला है, ठीक है, BaCl2 भी पानी में घुल जाता है। जब दोनों को हमने मिलाया तो केमिकल रिएक्शन हुई, और हम जानते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उससे बनता है एक तो NaCl, वो पानी में घुलता है, जो पानी में घुल भी रहा है। लेकिन जो हमारा BaSO4 है वो क्या है, ये इनसॉल्युबल है। ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। और आप तो जानते हो कि भाई लाइक मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इनसॉल्युबल है, तो वो नीचे कंटेनर में आकर सेटल डाउन हो जाती है। तो वैसे ही जब केमिकल रिएक्शन के पूरे होने पर अगर कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, एन इनसॉल्युबल सॉलिड जो बना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद में अगर कोई सब्सटेंस बनता है जो सोल्यूबल नहीं है तो वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल तो एनसीईआरटी ने दिया था जो हमने पढ़ भी लिया। एक रिएक्शन हम और लिख रहे हैं, लाइक AgNO3, ये पानी में घुलता है। NaCl आप जानते हो पानी में घुलता है, तो वहां बनता है NaNO3 जो पानी में घुल रहा है, बिल्कुल घुल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस के बाद में AgCl बनता है, और AgCl कभी पानी में नहीं घुलता, ये इनसॉल्युबल है। तो ये नीचे आकर टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो प्रेसिपिटेट का सिंपल मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के बाद में जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है वो घुलेगा नहीं, तो वो नीचे आकर सेटल डाउन हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट। और जो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखो एक बार हमने कौन कौन सी रिएक्शन की बात की है। जो पहली रिएक्शन है वो कौन सी पढ़ी हमने, एडिशन, जहां जुड़कर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। फिर पढ़ी अपन ने डिकम्पोजिशन, जहां टूटकर सिंपल बन रहा है। फिर पढ़ा अपन ने एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब तो एंडोथर्मिक, और एनर्जी बाहर निकली तो एक्सोथर्मिक। फिर बात की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, किसकी बात की हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मतलब डिस्प्लेस करेगा मोर पावरफुल या मोर रिएक्टिव एलिमेंट। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। अरे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। अरे बोलो हाँ के ना। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हमें कुछ और टर्म को पढ़ना जरूरी है ताकि हम रेडॉक्स को आराम से समझ सकें। बहुत सिंपल पॉइंट है। पहली टर्म है ऑक्सीडेशन और सेकंड टर्म है रिडक्शन। देखो इसको बहुत ही सिंपल समझेंगे। देखो, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ये मैं ये बोल रहा हूं, ये और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ कि दोनों ही होंगे। यहां दिया हुआ है कि अगर किसी केमिकल में या तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया है, दोनों ही कंडीशन में। दोबारा बोलेंगे मेरे साथ में, पहला क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या फिर हाइड्रोजन का ओमिशन, मतलब उसको ओमिट किया है।
तो उन दोनों ही कंडीशन में जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी ने, कॉपर को आपने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन से तो क्या बना CuO। तो देखो पहले कॉपर अकेला था, लेकिन अब क्या बन गया ये CuO। क्या बन गया CuO। तो क्या बताओ इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ क्या, और अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है या फिर हाइड्रोजन निकला है, दोनों कंडीशन साथ में हो। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन एक तो होनी कंपलसरी है। ऐसा नहीं वो कहना आपको कि दोनों होगी तो ही ऑक्सीडेशन है, या तो ऑक्सीजन को आप ऐड कराओ या हाइड्रोजन को आप रिमूव कराओ। सेकेंड जो टर्म है वो रिडक्शन है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, ऑक्सीजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाला। इसका उल्टा कर दो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल दो और हाइड्रोजन को ऐड कर लो, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। वहां तो आपने ऑक्सीजन को ऐड किया था, यहाँ पर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो। वहां पर आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया था, यहाँ पर आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। अरे बोलो हाँ के ना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर या तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इट इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। इट इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। जो एग्जांपल दिए है देखो, CuO से बना Cu। अब देखो इस चीज को कि जो CuO है, पहले CuO था, अब क्या बन गया Cu। तो क्या इस ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, और अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो आप बताओ कि ऑक्सीजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। एक बार सिंपल सी बात बोलेंगे, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसके विपरीत, इसके अपोजिट ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना इज रिडक्शन। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। देखो ऑक्सीडेशन पढ़ा हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या पढ़ा हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर दोनों ही होती है, देखो एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जिंक ऑक्साइड था और क्या बन गया जिंक। तो क्या इसने ऑक्सीजन को रिमूव किया, और अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया तो ये क्या हो गया रिडक्शन। क्या हो गया रिडक्शन। और यहाँ देखो ये कार्बन है और बाद में क्या बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो देखो यहाँ पर क्या इसने ऑक्सीजन को ऐड किया, और अगर इसने ऐड किया है ऑक्सीजन को तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो आप इस रिएक्शन में कि जिंक ने तो ओमिट किया तो उसका तो क्या हुआ रिडक्शन, और कार्बन ने ऐड किया ऑक्सीजन को तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों प्रोसेस, जो दोनों रिएक्शंस है वो एक ही रिएक्शन में हो रही है, एंड नाउ दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया है, आप भी देखो ट्राई करो इसको, आप ही सॉल्व करो। MnO2 इसमें ऑक्सीजन है, MnCl2 क्या इस मैंगनीज ने ऑक्सीजन का रिमूवल किया तो ये क्या हो गया रिडक्शन। क्या हो गया भाई रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर H है और ये क्या बन गया, ये देखो HCl है और ये क्या बन गया Cl2। तो क्या इस क्लोराइड ने H को ओमिट किया। तो सोचो H को रिमूव करना क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो देखो मैंगनीज का तो हो रहा है रिडक्शन और क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां दोनों ही होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इट इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। और अब दो टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। सुनो यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं अपन, ठीक है। यहां पर जिंक ऑक्साइड है, क्या आप देख पा रहे हो। देखो उसके ऊपर सिंपल अगर हम बात करें तो क्या है जिंक ऑक्साइड। क्या बात करें अपन जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो देखो इस जिंक ने रिमूव किया तो खुद तो क्या हुआ, खुद तो क्या हुआ रिड्यूस। भाई ऑक्सीजन को रिमूव किया है लेकिन इसके रिमूवल से ऑक्सीजन
यहाँ पर विथ सी ऐड हो पाया, मतलब खुद तो रिड्यूस हुआ लेकिन इसने दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो दूसरे वाले के ऑक्सीडेशन के लिए ये खुद रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? तो वो सब्सटेंस जो खुद तो क्या होते हैं, रिड्यूस, खुद तो क्या होते हैं, रिड्यूस, लेकिन सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब सामने वाले के ऑक्सीडेशन के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल है। तो वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल टर्म है, सब बोलोगे। हमने एग्जाम्पल के तौर पर भी बात कर ली कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो खुद तो क्या हुआ है, रिड्यूस, लेकिन इसने ओमिट किया, इसने ओ को रिमूव किया, तभी तो वो जुड़ पाया कार्बन के साथ में। तो खुद तो रिड्यूस हुआ लेकिन उसने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब कार्बन के ऑक्सीडेशन के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो वो सब्सटेंस जो खुद तो क्या होते हैं, रिड्यूस, और सामने वाले को क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट तो उल्टा कर दो। चलो एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। देखो, अगर कार्बन ओ को एक्सेप्ट ही नहीं करता, अगर कार्बन ओ को एक्सेप्ट ही नहीं करता तो क्या जिंक ओ को रिमूव कर पाता है क्या? मतलब देखो, कार्बन से सीओ बना तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑक्सीडेशन कब हुआ, जब उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया। तो खुद तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, मतलब खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, लेकिन ये जो अदर कंपोनेंट है उसको उसने क्या कर दिया, रिड्यूस। तो मतलब किसी और सब्सटेंस के रिडक्शन के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल टर्म है, देखो एक बार, वो सब्सटेंस जो खुद तो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस, और सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो खुद होते हैं ऑक्सीडाइज और करते हैं दूसरे को रिड्यूस, इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, अब ये जो इम्पैक्ट है ऑक्सीडेशन का, ये रिडक्शन का, ये हमारे सराउंडिंग में भी है और हम ये बात देखते भी हैं। दो टर्म है, बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में दी हुई है लास्ट में, वो है कोरोजन या रेंसिडिटी। चलो इनको अलग अलग पढ़ते हैं और बहुत सिंपल टर्म है। आप देखते हो, नॉर्मल अगर हम बात करें, आप देखते हो कि अगर लोहा, आयरन पर अगर आप पेंट नहीं करते हो और अगर लोहा एक्सपोज ऐसे बाहर पड़ा हुआ है तो धीरे 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 उस पर क्या होती है, जंग लगना शुरू हो जाती है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जंग लगना। देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आयरन जो है उसमें क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक काइंड ऑफ क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर मैं कोरोजन को सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करूं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, वो क्या होता है, अगर मेटल, अगर आप प्लास्टिक को बाहर रखोगे तो उसका तो नहीं होने वाला। जब मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, उसके पास में, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, व्हाट इज मॉइस्चर, ऑक्सीजन प्लस वाटर, या एसिड हो गया, तो अगर ऐसे सब्सटेंस के कांटेक्ट में रहता है तो मेटल धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है। जो मेटल है इट इज सेड टू बी कोरोड, एंड जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं कोरोजन। तो सिंपल बोलेंगे, जब मेटल अटैक होता है कुछ सब्सटेंस से लाइक एसिड, मॉइस्चर, तो वो खराब होने लग जाता है, और जो प्रोसेस है इट इज सेड टू बी कोरोजन। अगर हम बात करें, पहला जो एग्जांपल दिया है जो बहुत कॉमन भी है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। फिर क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। आप देखते हो कि कुछ टाइम में जो सिल्वर है वो अपनी शाइन खोता है और वो धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है। इसको आप अगर धो भी दोगे तो भी वो ब्लैक ही रहेगा, गंदगी नहीं है वो ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि जो अपना सिल्वर है वो कांटेक्ट में आ रहा है H2S के, जो H2S है वो गैस है और वो सराउंड में रहती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वहां पर Ag2S एक कंपोनेंट बनता है, उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। तभी तो सिल्वर का कलर धीरे धीरे ब्लैक होता है। तो देखो सिल्वर भी क्या हो रहा है, कुछ सब्सटेंस जैसे एसिड से है, क्या हुआ यहाँ पर, अफेक्ट हुआ और ब्लैक कलर हो गया। वैसे ही जो आप देखते हो कॉपर, वो क्या होता है, ग्रीन। तो हमारे पास कोरोजन के तीन एग्जाम्पल आ गए जो हमें याद भी करने हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें रस्ट बनता है और हम जानते हैं कि वो रेडिश ब्राउन होता है।
ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये एग्जाम में पूछते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस उनके आंसर की होगी, और एक में हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कैसे वो क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। तो वो पूछते हैं कि एक मेटल है एक्स, एक मेटल क्या है एक्स, उसमें कोरोजन हुआ और वो ब्लैक कलर का हो गया, तो बताओ आइडेंटिफाई एक्स। तो हमें याद होना चाहिए कि सिल्वर की जब कोरोजन होता है तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, आंसर इज सिल्वर। तो 3 एग्जांपल हमें आज ही याद करने हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो ऑक्सीडेशन का जो एग्जांपल पढ़ लिया, पर ऐसे ही एग्जांपल और है रेंसिडिटी। इसको आपने अपने डेली लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया होगा। हमारे फेवरेट जो चिप्स वगैरह हैं, कुरकुरे वगैरह, अब देखते हो कि हम खाते हैं, अगर आपने उनको, उस पैकेट को आपने टेयर ऑफ कर दिया, अगर उसको आपने रप्चर कर दिया और अगर आपने कंज्यूम नहीं किया, कुछ टाइम के लिए रख दिया, तो आप देखते हो कुछ टाइम बाद में उस चिप्स का या कुरकुरे का जो टेस्ट है या जो टेक्सचर है, हम कलर की बात करें, टेस्ट की बात करें, स्मेल की बात करें, वो बदल जाती है। तो सिंपल सी वही तो हम बात करें कि उस फूड के अंदर जो फैट और ऑयल था, उस फूड के अंदर जो फैट और ऑयल था, जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका कलर चेंज हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस ही कॉल्ड रेंसिडिटी। देखो जो लिखा हुआ है वो है द प्रोसेस थ्रू विच फैट एंड ऑयल इन फूड, फूड के अंदर जो प्रेजेंट फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब वो जैसे ही O2 के कांटेक्ट में आएगा, उससे उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, कलर की बात करें तो वो चेंज हो जाता है, अनप्लीजेंट, मतलब खराब हो जाता है, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम ऐसे केमिकल यूज करेंगे एंटीऑक्सीडेंट, ताकि ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आए। अगर कांटेक्ट में नहीं आए तो वो जो अपना फूड है वो रेंसिड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो पहला उपाय का क्या हो गया, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड क्या है, अगर आपने एयर टाइट ऐसा कंटेनर यूज किया जिसमें ऑक्सीजन जा ही नहीं पाए, तो अगर O2 नहीं जा पाएगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो जो फूड है वो रेंसिड भी नहीं होगा। रेफ्रिजरेटिंग, अगर आप फूड को रखोगे फ्रिज में तो वो खराब नहीं होता है। और अगर, ये तो आपने देखा भी होगा कि जो चिप्स वगैरह आती है उसमें आती है गैस भरी हुई, है कि नहीं है। अब वो गैस आप बताओ क्या होनी चाहिए, अगर वहां होती ऑक्सीजन तो जो भी हम फाड़ते तो निकलता तो क्या होता, वो खराब निकलता, लेकिन हमने ऐसी गैस उसके अंदर पुश की है, प्लेस की है कि वो नॉन रिएक्टिव है, वो फूड से क्या करती है, रिएक्ट ही नहीं करती है। तो जैसे कि नाइट्रोजन है या आर्गन है, उनकी बात करें तो वो ऐसी गैस को हमने रिप्लेस किया है विद ऑक्सीजन, मतलब ऐसी गैस जो फूड के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो हमारा जो फूड है वो रेंसिड भी नहीं होगा। चलो एक बार जो हमने पढ़ा है उसको रिकेप कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। जो पहली जो रिएक्शन पढ़ी वो क्या पढ़ी हमने, एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ी हमने, एडिशन रिएक्शन, कंबाइन कर दो एडिशन हो जाएगा। सेकंड पढ़ी एक्सोथर्मिक, हीट को रिलीज कर दो तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। थर्ड क्या है इसके अंदर, डिकम्पोजिशन करना, मतलब अगर आप तोड़ते हो तो डिकम्पोज कर रहे हो, अगर कर रहे हो हीट की हेल्प से वो थर्मल है, अगर कर रहे हो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से तो इलेक्ट्रोलाइटिक है, अगर कर रहे हो लाइट की हेल्प से तो फोटोलाइटिक। फिर हमने बात की एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एनर्जी को आपने एब्जॉर्ब किया है, एंडोथर्मिक। अगर ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपल, जो सॉल्ट है अलग अलग उनके आयंस कोई एक्सचेंज कर दिए, अदला बदली कर दी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, कुछ इनसोल्यूबल सा सब्सटेंस बनेगा जो सोल्यूबल नहीं होगा और नीचे आके बैठ जाएगा, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिडॉक्स के लिए 2 टर्म पढ़नी जरूरी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना,
इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, या इसकी विपरीत बात करें तो ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना इज नॉन एज रिडक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां दोनों ही रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इट इज कंसिडर्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। फिर दो टर्म है, बहुत जरूरी टर्म है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद तो क्या हो रहा है रिड्यूस, लेकिन सामने वाले को करता है वो ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर इसका ठीक उल्टा, वो सब्सटेंस जो खुद तो क्या होते हैं ऑक्सीडाइज, और वो करते हैं दूसरों को रिड्यूस, तो दूसरे के रिडक्शन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने अपने डेली लाइफ के अंदर दो एग्जांपल देखे, कोरोजन जहां पर मेटल खराब हो रहे हैं, तीन एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। और एक हमने जो पढ़ा, जो हम देखते भी हैं कि जो कुरकुरे चिप्स है वो हमारे खराब हो जाते हैं, रेंसिड, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, ऑक्सीडेशन का। तो इन नोट्स को आप एज इट इज आप उतार सकते हो। ये चैप्टर की जो पूरी थ्योरी है वो कंप्लीट है। कुछ भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोई भी डाउट है कुछ भी हो। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, और हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, और हम बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।